कल अपने डेफिनेशन की बात किए थे, कहाँ लिखी है डेफिनेशन? सेक्शन 4 में। क्या लिखी हुई डेफिनेशन क्या है भाई? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप क्या है? हाँ, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट वेदर रिटन और ओरल, आगे आगे, टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसकी हम लोग कल बात कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक और बात करी थी। क्या बात करी थी हम लोगों ने कल? नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। याद 50 रखना है, लेकिन 50 कहां से आया था? दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि आया कहां से। तो वो लिखा था सेक्शन 464। कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन वहां पर भी एग्जैक्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। वहां क्या लिख के छोड़ दिया कि 100 से ज्यादा नहीं होंगे। एग्जैक्ट कहां लिखा गया? कंपनी रूल्स में। और वहां क्या लिखा गया? नंबर कितना होना चाहिए? 50। ठीक है, चलो अब साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। हालांकि हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार ऑफिशियली लिख देते हैं। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बताओ, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो लिख लेते हैं, आ जाओ। अ पार्टनरशिप इज एन agreement whether written or oral a written agreement of partnership is called as partnership deed। तो डीड हम लोग किसको बोलने वाले हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को बोलने वाले हैं। मान लेते हैं, हटाएं इसको, मान लेते हैं कि कार्तिक और मयंक इन दो लोगों ने पार्टनरशिप करी। लो भाई, ये है अपना कार्तिक। रुक जाओ, बस ऐसे ड्राइंग करनी पड़ेगी ना। बाल कैसे हैं तेरे? समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ वहां जा रहे हैं। ये लो, ये अपना कौन है? हैं? सलमान खान लग रहा है। अच्छा, सलमान खान। वो कितना खुश हो रहा है तुमको पता है? तुम समझ ही नहीं सकते। ये है अपना, तेरा नाम मयंक ही है ना? मयंक। चलो, मयंक के छोटे छोटे बाल हैं। ये लो, चलो आ जाओ। सो ये अपने कार्तिक और मयंक, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू करी। क्या काम करोगे तुम लोग? स्मगलिंग नहीं करनी है, कुछ और बताओ। क्या बता दो, कुछ तो करोगे। मॉल खोल देंगे। वाह 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 वाह, मॉल। मॉल मतलब क्या नाम, ढंग का नाम तो बताओ। केएम तो हो गया तुम्हारा, कार्तिक मयंक, और कोई नाम सजेस्ट कर दो। कल को कोई बिजनेस चालू करोगे। अरे देखो, अभी बीमारी है, बीमारी को ठीक करने की कोशिश चल रही है। क्लास यूनिलैटरल नहीं हो सकती है।
ठीक है, मेरी एनर्जी तुमसे जनरेट होती है। अगर तुम ऐसे मुर्दों की तरह पड़े रहोगे तो तुम्हारा कोर्स ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा, जो मुझे नहीं करना है। समझ रहे हो भावनाओं को? अगर 2 महीने में कोर्स खत्म हो गया तो जो कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, रैंक 1, वो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी मैं रखूंगा उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और मेरी एनर्जी आएगी कहाँ से? वो तुमसे आएगी। तो बताओ क्या नाम रखें? विशाल मेगा मार्ट। वो तो है, पहले से ट्रेडमार्क है। ये लो, केएम्स मेगा मार्ट। ठीक है, अब इन दोनों ने एक पार्टनरशिप में क्या ओपन कर दिया? एक मेगा मार्ट बड़ा मॉल खोल दिया। अब कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो ये ओरल एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि ओरल में क्या चांस रहते हैं कि फ्रॉड हो जाए, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि फ्रॉड होने के पूरे चांस हैं। फिर दोनों क्या करेंगे? एग्रीमेंट कैसा बनाएंगे? रिटर्न, और उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, ये लोग पार्टनरशिप डीड तो रिटर्न एग्रीमेंट बन रहा है, उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही दिख रहा है कि जो काम कर रहे हैं उसका नाम क्या रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लिखेंगे ना कि भाई हमारा बिजनेस का नेम क्या रखने वाले हैं, वो डीड में लिखा जाएगा, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ बिजनेस। और बताओ लोकेशन यानी कि एड्रेस, हम लोग कहाँ काम करेंगे। और बताओ क्या? ड्यूरेशन, हम कब तक काम करने वाले हैं। और बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कितना कैपिटल, कार्तिक का कितना और मयंक का कितना। और बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं ये भी। और बताओ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन यानी कौन कौन कितना कितना काम करेगा, हो सकता है ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और बताओ रिस्क बेयरिंग तो हमेशा बराबर रहती है, जो रेशियो तुम्हारा चल रहा है उसमें रहेगा। पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट वो इंप्लाइड अपने आप आ जाता है। और बताओ नहीं, मुझे बताओ ना, 6 लिखवाया तुमने, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कभी आपस में ठुस्सा ठुस्सी हो गए तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मेथड भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। और बताओ अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो वो कौन करेगा, हमारा ऑडिटर कौन होगा, अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं रीड के अंदर। अब सुनना, अब 1-2 पॉइंट मैं बताता हूं, ये तो हो गए सारे लेमेन्स पॉइंट। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। व्हाट इज गुडविल? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गुडविल? आज देखते हैं तुम्हारा जीके कैसा है। पैंट, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। बताओ भाई हिंदी में क्या बोलते हैं गुडविल को? कभी सुना है? पैंट तो मारवाड़ी शब्द है, इज्जत रेप्यूटेशन होता है, सही कह रहा है। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं? ख्याति, आधा ख या ती, ख्याति। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है? अगर इसको मैं टेक्निकल शब्दों में बांधना चाहूं, व्हाट इज गुडविल? सो गुडविल इज द पावर ऑफ अ बिजनेस, गुडविल इज द पावर ऑफ अ बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसको समझ के देखो मैंने क्या बोला है। किसी भी बिजनेस की कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे ममिलोज है, उसकी गुडविल है, तो लोग अपने आप उसके पास क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। अभी देखो अपने जिले के अंदर काजू की कतली कहीं पे 400 रुपए किलो ही मिल रही है, पर वहां क्या रेट में मिल रही है? 750 रुपए किलो। फिर भी उसका स्टॉक खत्म हो जाता है। क्यों? उनकी क्या है? गुडविल। गुडविल क्या है उनकी? गुडविल उनकी क्यों बनी है? क्या रीजन से बनी होगी? क्वालिटी है, मिक्सचर नहीं करते, पुराना सामान नहीं बेचते, हाइजीन रखते हैं, ये उनकी गुडविल है। बरोबर है। किसी भी एजुकेशन सेंटर की गुडविल क्या होती है? जैसे रिजल्ट कैसा रह रहा है, या फिर कोर्स कब पूरे हो रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं, ये उनकी गुडविल होती है। बरोबर। तो वो वहां बच्चे क्यों आएंगे? रिजल्ट देख के आएंगे, उनका कोर्स पूरा होने का प्रोसेस देख के आएंगे। दैट्स हाउ सिस्टम गोज ऑन। तो गुडविल का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी भी फर्म की या किसी बिजनेस की पावर जो क्या कर सकती है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है गुडविल का, वो आएगा जब देखेंगे, बट अभी के लिए गुडविल का मतलब सीख रहे हैं। अब सर ये लोग गुडविल क्यों पता करेंगे अपने?
सोच के देखो, इन दोनों ने मिलके बिजनेस शुरू किया था, कार्तिक और मयंक ने। अब इन्होंने क्या करा, इनको लगा कि यार हम दोनों से अब पार नहीं बैठ रहा, काम बहुत बड़ा हो गया है, एक और पार्टनर की जरूरत है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यश को अपना पार्टनर बना लिया। बाल तेरे भी छोटे छोटे हैं, ये लो। इन्होंने क्या करा, यश को अपना पार्टनर बनाया। अब सोच के देखो, इन दो लोगों ने मेहनत करके 5 साल 7 साल 10 साल में जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है बिजनेस को। तो ऐसा कहते हैं कि बिजनेस को बच्चे की तरह पालना पड़ता है। शुरुआत में उस पर पैसे लगते हैं, 3 साल तो अपने यहाँ की कहावत है, 1000 दिन तक तो बिजनेस केवल पैसा लेता है, फिर वो अर्न करके देना शुरू करता है। तो इन्होंने 5 साल 10 साल मेहनत करके अपने बिजनेस को उस स्टेज पर लाए कि अब ये क्या कर सकते हैं, बच्चा पैसा कमा सकते हैं। और अगर उस समय यश एडमिशन लेगा तो यश को तो चांदी चांदी है। चांदी चांदी क्यों है? क्योंकि जिस दिन आ रहा है पहले ही दिन क्या हो रहा है, उसको बहुत सारा प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। ये चीज इन दोनों को समझ में आ रही है कि हमने जो गुडविल कमाई, जो हमने नाम कमाया, उसके मजे कौन ले रहा है, यश। तो ये दोनों क्या करेंगे, जब यश एडमिट होगा, जब वो फर्म में आएगा, तो ये दोनों बोलेंगे कि भाई देखो इतने रुपए की गुडविल तेरे को फ्री में मिल रही है, तो जो तेरे को गुडविल फ्री में मिल रही है उसका आज पेमेंट करो। दैट मीन्स व्हेन यश विल बी एडमिटेड ही विल हैव टू पे एन अमाउंट, जो कौन कैलकुलेट करेगा, कार्तिक और मयंक। और कैसे पता करेंगे, वो कहाँ लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। सर हमको सिखा दो ना, अभी नहीं सीखेंगे हम लोग। चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कल लिखा था हम लोगों ने लिस्ट में। जब पार्टनर एडमिट होगा तो हम लोग को पता करना पड़ेगा भैया गुडविल कितनी है, वो हम लोग उस समय देखेंगे। अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो पार्टनरशिप के बेसिक सीख रहे हैं। और बताओ, 9th पॉइंट हो गया गुडविल पता करना। और बताओ हम लोगों ने 11th के अंदर लास्ट में जाते जाते FS पार्ट 2 के अंदर 2 एडजस्टमेंट किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और मैंने उस समय तुमको पिंच करके कहा था ये दोनों चीजें कहाँ काम आती है, पार्टनरशिप में। दैट मीन्स ये भी कहाँ लिखी होगी, ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। IOC का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और IOD का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 11 चीज तो मैंने लिख दी। अब ऐसा नहीं है कि 11 ही होती है, इट कैन बी 111। इवन अभी मैंने एक जो मेरे क्लाइंट है उनकी मैंने पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है। अब देखो लोग कितने बेमिले होते हैं, कितने शकी मिजाज के होते हैं। उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनवाई, डीड बनाने के चार्जेस होते हैं, हम लोग को ड्राफ्ट करनी पड़ती है, उसमें अच्छी खासी इंग्लिश या हिंदी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी चाहिए होती है। और उसके अलावा डीड में जो लैंग्वेज जाती है उसके ऊपर एक्ट लगता है, स्टैम्प एक्ट। एक्ट कौन सा है, स्टैम्प एक्ट। अभी कल मैंने कहा था बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से डीड बनानी पड़ती है। ये तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि डीड की जो लैंग्वेज आती है उस पर एक्ट कौन सा लग रहा है, स्टैम्प एक्ट। तो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से अपने को लिखना पड़ता है। अब हुआ क्या, मैंने तो लिख लिया, मैंने तो फ्री होकर बोला अच्छा है डीड बन गई, वो आएगा तो अपने को अपनी फीस दे जाएगा। सो ही केम और उसने डीड पढ़ी, बोला सर इसमें एक पॉइंट इंसर्ट करना है। मैं बोला क्या इंसर्ट करना है, बोले अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी ये जो पूरा शेयर रहेगा पार्टनरशिप में वो किसको मिलेगा। मैंने कहा तेरा पॉइंट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है वाइफ का नाम लिखवा दे कि मैं मर गया फिर मेरी वाइफ पता नहीं कहाँ जाए। मैंने कहा भाई इतना तो मत खराब सोचो यार। बोले नहीं यार मरने के बाद किसको पता कौन कहाँ जाएगा। तो मैंने कहा तो क्या करें, बोले वाइफ का मत लिखो। तो किसका लिखे, कि बोले पापा का लिख दो। मैंने बोला जब तू अपने मरने की बात कर रहा है तो पापा तो आज 60 पहले ही पार कर चुके हैं। बोले हाँ ये बात भी आपकी सही है। तो उसने अपने बच्चों के नाम लिखवाए, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम लिखवा दिए। मैंने कहा चलो ठीक है जो तुमको समझ में आए। जब उसने एक पार्टनर ने पॉइंट लिखवाया तो दूसरा पार्टनर आया, अब उसने पढ़ा कि इसका लिखा है तो मेरा भी लिखो। तो दैट्स हाउ लोग डीड में कुछ भी लिखवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो इलीगल नहीं हो। ऐसा ही तुमने ऐसा कुछ लिखवा दिया कि बोले अगर मयंक ने कार्तिक की बात नहीं मानी तो कार्तिक मयंक को सर नहीं लिख सकते हैं कि तुम तो गोली मार दोगे, दैट विल नॉट हैपन, वो इलीगल है। सो हम लोग क्या करेंगे, डीड में सारी बातें लिखेंगे जो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होंगी। और डीड में ऐसा नहीं है कि 11 पॉइंट 12 पॉइंट ही होते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है
कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड एंड राइट डाउन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सारे तुम्हारे क्या कहे जाते हैं, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक एक करके। नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स। फर्म का नाम कौन होगा और पार्टनर्स कौन कौन होंगे। दूसरा बताओ। एड्रेस ऑफ फर्म, हम कहाँ से बिजनेस करने वाले उसका एड्रेस। और ड्यूरेशन ऑफ तुम लोगों ने 11th BS में ये पढ़ा होगा, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या पढ़ा है तुम लोगों ने इसमें। दो टाइप के होते हैं, तो कौन से, एक तो एट विल और एट पर्टिकुलर। व्हाट इज एट विल, जो चलता रहेगा जब तक दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। एंड व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या किसी प्रोजेक्ट के लिए। इसका एक और नाम तूने देखा होगा, जॉइंट वेंचर्स। आया था जॉइंट वेंचर्स कहीं पे। व्हाट इज जॉइंट वेंचर, जहाँ पे कोई दो लोग किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। ठीक है। हाउएवर तुम्हारी बातें 12th की बुक में नहीं लिखी है, बट स्टिल 12th के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल। तो वो बच्चे को आंसर कहाँ से लिखना पड़ता है, वो 11 से लाना पड़ता है। उसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई पार्टनरशिप कैसे होती है, दोनों पार्टनर्स के बीच में इस तरीके से बनी होती है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, वो उन दोनों के बीच जब तक मामला ठीक है तब चलती रहेगी। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहाँ पे क्या होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट या टाइम के लिए पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, चलिए और बताओ, और क्या लिखा था। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड। इसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थोड़ा सा मैं तुम्हारा यहाँ जीके चेक करना चाह रहा हूँ, इधर देखना एक बार। शायद तुमने ये बात भी पढ़ ली होगी 11th के अंदर। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। इन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में। तो ये लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 में। वेन एवर आई यूज द वर्ड प्रॉफिट इट इंक्लूड्स व्हाट, लॉस, बरोबर है। तो 2:1 जो तुम्हारा रेशियो है वो प्रॉफिट पर भी एप्लीकेबल है और लॉस पर भी एप्लीकेबल है। साथ में एक और पार्टनर है सी, सी की उम्र है 15 साल। क्या ना माइनर बी ए पार्टनर, यस और नो, बन सकता है, पार्टनर तो बन ही सकते हैं। अब इनका रेशियो हुआ 2:1। बताओ ये रेशियो प्रॉफिट का हो सकता है कि लॉस का, कि दोनों, बताओ। माइनर कभी भी लॉस में पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। मतलब अगर फर्म को लॉस हुआ तो वो लॉस फिर कौन बियर करेंगे, ए और बी, बराबर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि कहीं नहीं लिखे हुए हैं, बट बोर्ड तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुमको थोड़ा बहुत जीके बताओ कि अगर तुमने अपने फर्म में किसी माइनर को पार्टनर बना लिया तो वो पार्टनर कभी भी लॉस में हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो केवल किस में पार्टनर होगा, प्रॉफिट में पार्टनर होगा। ठीक है, चलो और बताओ भाई, बताओ।
ये मेथड किसका लिखा था हम लोगों ने? पहले ड्यूटीज लिख देते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ड्यूटीज में तुम लोगों ने दो टाइप के पार्टनर पढ़े होंगे, वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर्स। नाम सुना है कभी? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं मोटा मोटी दो लोग की बात कर रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव जो पार्टनर्स होते हैं। वो लोग जो पैसा लगाते हैं और काम करते हैं, एक्टिव पार्टनर्स। जो केवल पैसा लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, स्लीपिंग पार्टनर्स, पैसिव पार्टनर्स, इनएक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, चलो इसके अलावा और कौन से थे? पार्टनर बाय एस्टोपल, ये क्या होता है? कुछ तो होता है, कुछ अपना काम करवाने के लिए। एस्टोपल का तुम्हारा पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, पार्टनर बाय एस्टोपल। तो मान लो तुम्हारा कोई अगर सामान वामान कुछ बाहर बिकवा रहा है, सब कुछ था। खैर यहाँ इतनी मगजमारी नहीं है, वो तुम्हारी 11th में जा चुकी है। यहाँ एक्टिव और स्लीपिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। और बताओ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। GW का मतलब क्या है? गुडविल। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर। मतलब हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रही हो, यानी कि आप जो प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हैं उसके अलावा आपको क्या मिल रही है? सैलरी। तो वो कहाँ लिखी होनी कंपलसरी है? पार्टनरशिप डीड में। अगर डीड में नहीं लिखी है तो, अगर डीड में नहीं लिखी है सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और बता दो क्या हो सकता है? लिख सकता है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकता है। उस पर इंटरेस्ट लग जाता है ना, तुम करो ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो लोन वोन पार्टनर से हमने ले रखे हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है ये भी लिखा हुआ हो सकता है। और कुछ? चलो एक लिख दिया मैंने। गारंटीज बताओ भाई, व्हाट इज गारंटीज? व्हाट कैन यू इंटरप्रेट बाय द वर्ड गारंटीज? ये लो, मैं थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करता हूँ। गारंटी टू पार्टनर मतलब मयंक और कार्तिक पार्टनर थे, उन्होंने यश को साथ में एडमिट किया। अब यश जब अंदर एडमिट हो रहा था, वो उनके फर्म में आ रहा था, तो यश कोई अपना दूसरा बिजनेस छोड़ के आ रहा था कि बोले मैं वहाँ पहले से काम करता हूँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ पार्टनरशिप में आ रहा हूँ। तो यश के मन में डाउट होगा ना कि क्या पता ये लोग पैसे कमाए नहीं कमाए, मेरे को डुबो दें। तो यश इनसे क्या ले सकता है? गारंटी ले सकता है कि भाई मुझे कम से कम इतना पैसा चाहिए। तो गारंटी देने की जो पावर्स होती है वो भी कहाँ लिखी हुई होती है? वो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। एक और अभी आया था, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, बहुत बार आया, 3-4 बार आवाज आई है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सारी बातें डीड में लिखी हुई होती है। तो क्या तुमको क्वेश्चन ये बोलेगा राइट डाउन 14 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? इट विल नेवर हैपन। तुमको मुश्किल से 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि कंटेंट लिखो, तो उस केस में 5-6 तो लिखी आना, बरोबर है। अब लाल पेन है? लाल पेन नहीं है? क्यों नहीं है? कल मैंने कहा था
कि रंग बिरंगा करना है कॉपी को। यू नीड टू हैव 2-3 पेन्स, अपने पास 2-3 पेन चाहिए। अच्छा, एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अब हम लोग अकाउंट्स की 2 अलग अलग कॉपीज मेंटेन करने वाले हैं। 2 मतलब एक कॉपी पूरी किसकी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ थियरी की रहेगी। जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो तुम लोगों ने बिल्कुल सेपरेट एक कॉपी में थियरी में लिखना है, और जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी बिल्कुल सेपरेट कॉपी चलेगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? एग्जाम के अंदर बहुत सारी थियरी आती है और वो थियरी तुम अपनी बुक से कभी नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी बुकें ऐसे ही पड़ी रहेंगी। जो तुम अपने हाथ से लिखते हो वो सबसे अच्छा रहता है। तो हम लोग वो सारी थियरी लिखने वाले हैं अपनी कॉपी के अंदर, वो तुम बिल्कुल सेपरेट कॉपी मेंटेन करोगे। इवन वो बच्चे जिनको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता, अगर वो थियरी पढ़ के चले जाएं तो भी वो अकाउंट से 50 नंबर ले आएंगे, मेरी गारंटी है। बरोबर है? तो थियरी तुमको मेंटेन करनी है, बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन करनी है। जो हम लाल पीला हरा करेंगे वो इसी कॉपी में करेंगे। अकाउंट्स में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वहां तुमको लाल पीला हरा करने का मौका नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तुमने क्वेश्चन किए ना एफएस के, बराबर। एक तो मेरे को पकड़ना मुश्किल है, पीछे रह जाते हैं, पता नहीं कहाँ चल रहे हैं ये, हम कहाँ चल रहे हैं। और उस समय अगर तुमने लाल पीला करना शुरू कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, सो हम थियरी कॉपी मेंटेन करेंगे, साथ में एक नई कॉपी आज खरीद लेना। मोस्टली कल परसों में क्वेश्चन आने वाले हैं, बरोबर है। और तुमको मैंने बताया भी होगा कि लगभग 150 क्वेश्चन है मेरे पहले ही चैप्टर में, और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने को टाइम भी देना पड़ेगा और एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, तारा लगाना। व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। मतलब अगर तुम लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया तो उस केस में क्या होने वाला है। वैसे देखो, अगर कार्तिक और बैंक ने बिजनेस शुरू किया है और कहीं पे दुकान किराए पे ली है तो पब्लिक को तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों ने क्या किया, आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप की और रिटर्न फॉर्म में नहीं की तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम लोग को 100% माननी ही पड़ेंगी। तुम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कौन सा है सर? पहला, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। मतलब मेरे को इसका मतलब समझाओ, मैंने क्या लिख दिया बताओ। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो उस केस में दोनों क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस जो भी हो किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। सो पीएसआर हमेशा क्या होगा? इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। ठीक है। दूसरा, नो आईओसी। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इस रेस्पेक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इन दोनों को फर्म से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो वो कहां लिखा होना जरूरी है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। तीसरा, नो आईओडी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब क्या होगा बताओ? अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कुछ नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं कर पाएगी? पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ले नहीं पाएगी। बरोबर। फोर्थ लिखिए, नो सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन। नो सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन मतलब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से क्या नहीं मांग पाएगा? सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन नहीं मांग पाएंगे, मतलब बिल्कुल नहीं मांग पाएंगे। चलिए, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। मतलब मान लो कि कार्तिक ने फर्म को लोन दिया हुआ है
और कार्तिक अब फर्म से क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कितना मांग पाएगा? 6%। ये बोला नहीं सर मेरे को 18% चाहिए, तो क्या फर्म देगी? नहीं देगी। बट अगर 18% डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया कि बताइए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो या पार्टनरशिप डीड कुछ पॉइंट से साइलेंट हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो 5 चीजें हो जाती है। पहला क्या होता है? पीएसआर इक्वल। देखो मेरा पेपर 12वीं का 2011 में हो गया था, मेरा 12th का पेपर कब हो गया था? 2011 में। उसके बाद में 2011 में ही मेरा सीए फाउंडेशन हो गया था, 2012 मेरी सीए इंटर हो गई थी, फिर 2018 में सीए बन गया था। 6 साल क्यों लग गए वो लंबी कहानियां है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो सर 2018 में मेरा सीए हो गया था, तो मेरी लाइफ के सारे पेपर हो चुके हैं। अभी मैं एक और डिप्लोमा कर रहा हूँ, उसका पेपर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पेपर कैसे होगा? सोच के बताओ, तुमको नंबर कैसे आएंगे? तुम साथ में रिवाइज करोगे तो आएंगे। और बार बार मन में ये नहीं सोचना है कि शर्म आ रही है यार, मतलब मेरे साथ बोलने से पहले यहाँ वहां देख रही है, ये बोल रही है कि नहीं बोल रही है। अरे वो बोल देगी भाई, उसका वो अपने आप अपना देखेगी, तुम क्यों उसमें पीछे पड़े हो उसके? बताओ वापस बताओ, अगर डीड नहीं हो तो क्या होगा? पहला पॉइंट पीएसआर विल बी इक्वल। तेरे को ही बोलना है मयंक, तेरा पेपर है 12वीं का भी, बाद में जब मार्च में होगा ना, अभी सबका साथ नहीं होगा तो अलग से तो होगा नहीं। बताओ भाई अक्षय, पहला पॉइंट क्या था? पीएसआर विल बी इक्वल। दूसरा नो आईओसी। तीसरा नो आईओडी। चौथा नो एसआरसी। एस का मतलब सैलरी, आर का मतलब रेम्युनरेशन, सी का मतलब कमीशन। सो नो एसआरसी। पांचवा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना देना है? 6% पर एनम। क्या वो 6 से ऊपर मांग सकता है? नहीं, 6 से नीचे मांग सकता है, बट वो क्यों मांगेगा 6 से नीचे? कॉमन सेंस से बात करें, कार्तिक कम ब्याज क्यों मांगेगा? वो ज्यादा मांगेगा ना, और ज्यादा मांगा तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि कहां नहीं लिखा हुआ है। अगर डीड में लिखा हुआ हो तो मिल जाएगा। वापस बोलते बताओ, पहला पॉइंट पीएसआर इक्वल। दूसरा नो आईओसी। तीसरा नो आईओडी। चौथा नो एसआरसी। पांचवा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना? 6% पर एनम। वापस बोलते हैं, पहला पीएसआर इक्वल। दूसरा नो आईओसी। तीसरा चौथा पांचवा 6% पर एनम। बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो तुमको 5वां पॉइंट लिखना है। इवन इस पे केस लॉ बन के आते हैं। केस लॉ मतलब वो क्या करेंगे, वो 2 पार्टनर बिठा देंगे, बोलेंगे दोनों पार्टनर भिड़ लिए। जैसे मान लो प्रतीक और विशाल को पार्टनर बना दिया, और साल भर काम किया, फिर भिड़ लिए। अब भिड़े तो भिड़ा के मेरे पास में आए कि सर हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करवाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर प्रतीक बोल रहा है कि भाई मेरे को तो सैलरी चाहिए हर महीने 10,000 रुपए की। तो मैं क्या पूछूंगा उसको? डीड बता। मैं क्या पूछूंगा? डीड बता। बोले डीड में तो नहीं है, तो क्या सैलरी मिलेगी? हाँ के ना? नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई 2 पार्टनर आपस में इनका डिस्प्यूट हो गया, तो प्रतीक इज सेइंग दैट ही विल गेट अ सैलरी विद ₹1 पर मंथ। तो अपना आंसर क्या जाएगा कि क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे, तुमको उसका आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। चले यहां से आगे वापस रिवाइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट कौन से? पहला कौन सा था? पीएसआर इक्वल। ठीक है। दूसरा नो आईओसी। तीसरा नो आईओडी। चौथा नो एसआरसी। पांचवा पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो ये अपनी बातें किसके बारे में हो गई? पार्टनरशिप डीड। चलो एक पॉइंट जो हालांकि तुम लोग बचपन में पढ़ के आए हो, लेकिन मुझे एक बार बताना जरूरी है। एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज, ये पढ़ के आए हम लोग बचपन में या नहीं पढ़ के आए? अभी मतलब जब तुम छोटे बच्चे थे 11वीं के अंदर, अब तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो तो बच्चे ही। बताओ इनमें से कौन सा वॉलंटरी होता है? कौन सा वॉलंटरी होता है? एप्रोप्रिएशन। कौन सा मैंडेटरी होता है? चार्ज। इसका मतलब हल्का सा याद कर लेते हैं।
एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वो सारे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट होने पर किए जाते हैं। जैसे हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जैसे हमने पार्टनर्स में पैसा बांट दिया, ये हमारे क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशंस। ठीक है। व्हाट इज चार्ज? जैसे मेरे यहाँ पे जो स्वीपर आता है, सफाई करके जाता है, उसको मैं सैलरी पे करता हूँ, तो जो मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ वो मेरा क्या है? चार्ज। उसका नाम चार्ज क्यों पड़ा? क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे स्वीपर को पैसा देना पड़ेगा। मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, मैं तुमको बुक्स दूंगा, वो जो बुक्स तुमको मिलेंगी मेरे को उसका पैसा लगेगा। अब चाहे मुझे तुम्हें पढ़ाने से लॉस हो रहा है, आई एम अ लॉस मेकिंग कंसर्न, फिर मुझे तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को वो बुक्स का पैसा देना पड़ेगा। तो जो मैं बुक्स का पैसा दे रहा हूं वो हमारे लिए क्या कहलाया जाएगा? चार्ज। बरोबर? वो मेरे लिए मैंडेटरी पेमेंट है। मैं उसको अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि भैया मैं ठीक है दिया देने नहीं दिया, प्रॉफिट होगा तो देंगे, ऐसा नहीं होता है, पे करना पड़ता है। लेकिन पार्टनर में पैसा कब बटेगा? जब प्रॉफिट होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन। ये बात समझ में आ रही है? तो उसको लिखना शुरू करते हैं। कुछ डिफरेंस लिखने पड़ेंगे बिकॉज पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। फर्स्ट, it includes those distributions which will be made only in case of profits। इसमें वही डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे जो किस समय किए जाते हैं? प्रॉफिट के समय। प्रॉफिट हुआ तो किए जाते हैं। दूसरा तो नहीं, पहला ये लो, इट इंक्लूड्स those expenses which have been incurred to earn revenues। रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे किए गए वो सारे क्या होते हैं? चार्ज। जैसा ही मैंने तुमको बताया, बुक्स का जो कॉस्ट लग रही है वो सारी क्या है? चार्ज है। चलो हटा दूं इसको। हटाऊं अब? सेकंड, मुझे बताओ कौन सा वॉलेंट्री कौन सा मैंडेटरी? एप्रोप्रिएशंस वॉलेंट्री होते हैं और चार्ज कैसे होते हैं? मैंडेटरी। These are voluntary in nature। सामने क्या लिखोगे? These are mandatory in नेचर। चले थर्ड, इन दोनों में से कौन से केवल प्रॉफिट के केस में एप्लीकेबल हैं? एप्रोप्रिएशंस। तो लिखो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ profits only।
applicable whether there is profit और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केस में चार्ज एप्लीकेबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, टैक्स बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल। कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? टैक्स बेनिफिट्स, इधर देखना। मैंने एक सामान 100 रुपये में बेचा, उस पर मेरे को 30 रुपये खर्चा लगा। जो मुझे खर्चा लग रहा है, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो स्वीपर की सैलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये खर्चा मेरा चार्ज होगा। चार्ज क्यों है? बिकॉज वो मैंडेटरी है, मेरे को पे करना है। सो व्हाट इज माई अल्टीमेट प्रॉफिट? 70 रुपये। अब 70 रुपये मेरे को कितना टैक्स लगेगा? लेट्स से 20%। सो हाउ मच टैक्स आई विल पे? 70 का 20%, वो कितना आएगा? 14 रुपीज़। तो मेरे पे टैक्स कितना लग रहा है? 14 रुपीज़। वहीं अगर ये खर्चा नहीं होता, ये खर्चा नहीं होता, तो टैक्स कितने पे लगता? 100 रुपये पे। तो 100 रुपये का 20% कितना आता है? 20 रुपये। तो अभी टैक्स कितना लग रहा है? 14। पहले उस समय कितना लगता? 20। तो कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगता? 6 रुपये। तो ये 30 रुपये के होने से कितने रुपए का टैक्स बच गया? 6 रुपये का। ये बात समझ में आई? तो टैक्स बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर हम कोई ऐसा खर्चा करें जो हमारी इनकम में से माइनस किया जा सके और उससे हमें क्या मिले? वो प्रॉफिट मिले जिस पर टैक्स लग सकता है। गेटिंग दी पॉइंट और नॉट? बराबर है या वापस बताऊं? हाँ ना? जिंदा है या चल बसे? जिंदा है। चलो, जिंदा है तो दम से बोलो कि हाँ जिंदा है। जिंदा है कि नहीं है? चलो, अच्छी बात है। अब 70 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लेट से हम दो पार्टनर्स में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ए और बी दोनों का रेशियो है इक्वल 1:1। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 35 और बी को 35। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ इस पे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं अवेलेबल है, क्योंकि टैक्स किस पे लग चुका है? 70 रुपये पे। बरोबर? तो हम जो पैसा पार्टनर्स में बांट रहे हैं वो तो एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि वो प्रॉफिट में से बट रहा है। प्रॉफिट होगा तो बटेगा ना, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो वो बटेगा ही नहीं। लेकिन ये 30 रुपये, ये तो प्रॉफिट हो नहीं हो हमको पे करना पड़ेगा। तो जो 30 रुपये हमने ऊपर पे किए हैं वो चार्ज है, और वो चार्ज के चलते हमारे ऊपर टैक्स का बेनिफिट आ रहा है। कितने रुपए का? 6 रुपए का। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इसमें कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। याद रहेगा इतना? चलो, आखिरी पॉइंट, appropriations are shown in। अब तुम्हारी लाइफ में एक स्पेशल अकाउंट की एंट्री होने वाली है। appropriations are shown in P&L appropriation account। ये हमेशा किस में शो किए जाते हैं? P&L appropriation account। मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं चार्जेस आर शोन इन, बताओ चार्जेस कहाँ दिखते हैं?
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब अगर अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो तुम लोगों ने मुझे बता दिया तो मान के चलना कि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज फंडामेंटल्स। सिर्फ एक लाइन में तुमसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन में तुमसे पूछूंगा, मुझे बताओ मैं अपने यहाँ पे स्वीपर को सैलरी पे कर रहा हूँ, जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? चार्ज। ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, क्वेश्चन अब आएगा। जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होगी? चार्ज। क्यों? सैलरी पे करने की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी क्वेश्चन नहीं था मेरा, क्वेश्चन अब आएगा। तो मैं ये लिख देता हूं कि सर हम लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा अकाउंट नॉमिनल नेचर का है? सैलरी अकाउंट। ऑब्वियसली सैलरी अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। तो मुझे बताओ जो तुम्हारे अकाउंट नॉमिनल नेचर के हुआ करते थे, हम उनके साथ में क्या करते थे? उनको राइट ऑफ कर देते थे। क्या करते थे? राइट ऑफ। मतलब जो भी अकाउंट नॉमिनल नेचर का होगा उसका कभी भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, तो उसे आज हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ। सर राइट ऑफ किस में करेंगे? P&L में। तो एंट्री क्या करते थे? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये एंट्री करते थे, जिसके चलते P&L में क्या पोस्टिंग आती थी? टू सैलरी। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है? अब मुझे बताओ, मुझे बताना, अगर हम लोग किसी पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, अब सुनना अच्छे से, whenever I say I am paying salary to a partner, so it will be an appropriation। ये क्या रहेगा? एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि पार्टनर को सैलरी तभी मिलती है जब फर्म के पास में क्या होता है? प्रॉफिट। अगर फर्म के पास में प्रॉफिट नहीं है तो फर्म पार्टनर को सैलरी भी नहीं देती। तो क्योंकि हम लोग सैलरी तभी दे रहे हैं जब प्रॉफिट है, तो सैलरी क्या बन जाती है? एप्रोप्रिएशन। ये बात दिमाग में घुस रही है? हालांकि इस पे और बातें करेंगे हम लोग, लेकिन एक हिंट के लिए कि अगर हम लोग पार्टनर को सैलरी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन। अब बताओ अगर सैलरी पे करे पार्टनर को तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पे तो सैलरी कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउएवर वहां पे हम लोग पार्टनर का नाम लिख देते हैं कि भैया फलाना पार्टनर, सैलरी टू दिस मैन, अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होगी। अब इन दोनों में से कौन सा अकाउंट नॉमिनल है? सैलरी। ऑब्वियस है, इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। तो ये तो कंफर्म है कि यहां क्या लिखेंगे? टू सैलरी। क्या लिखेंगे? टू सैलरी। अब मुझे बताओ डेबिट किसे करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? डेबिट किसे करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। तो मुझे बताओ सैलरी को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बन गई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग क्या जाएगी? टू सैलरी। चैप्टर खत्म। क्वेश्चन तुमको बोलेगा प्रिपेयर करिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां लिखा होगा सैलरी पे टू पार्टनर। तुमने क्या पोस्टिंग करनी है? टू सैलरी। इतना ही करना है। बच्चे रट्टा लगाते हैं कि P&L में ये डेबिट, वो कुछ नहीं करना है। ये पता करना है कि एप्रोप्रिएशन कौन है। जब उसको रिकॉर्ड किया होगा तो एंट्री क्या करी होगी, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हुई है, और पोस्टिंग क्या करनी है। ये बात समझ में आती है? अगर आज की बातें समझ में आ गई है तो मान के चलना कल और परसों तो मजा आने वाला है। बरोबर, आज यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे वापस।